बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज़ाहिर खित्ते में अमन के लिए और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान का जो किरदार हमें दिखाई दे रहा था, उसमें एक और बड़ी खबर मौसूल हुई है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अहम दौरे ईरान पर जा चुके हैं और वो इस दौरे के दौरान यकीनी तौर पर ईरान की आला तरीन क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन्स पर मार्को रूबियो साहब का भी प्रेशर आ रहा था और उसमें वो वही बात दोहरा रहे थे जो मेरा ख्याल है पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ ये कि सदर डोनाल्ड ट्रंप उस बारे में बार बार अपनी राय दे रहे हैं, बल्कि जाहिर है जितनी भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मार्को रूबियो हैं या दीगर और शख्सियात हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास जो इन्रिचमेंट का मामला है वो किसी भी तौर उनको कबूल नहीं है। लेकिन हमारा सवाल शायद इससे बढ़कर आगे ये है कि इस वक्त जो सीज फायर है उसको देरपा क़याम अमन में बदलना न सिर्फ ये कि हमारी ख्वाहिश है, दुनिया की ख्वाहिश है, लेकिन पाकिस्तान ये तुर्रा ले रहा है कि पाकिस्तान इस अमन को मेंटेन करने के लिए फोर फ्रंट पर मौजूद है। और ये जो दौरा है सैयद आसिम मुनीर साहब का, इसको हम ज़रूर डिबेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता है कि लगभग इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 4 रोज़ से इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, वो ईरान के दौरे पे थे और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी शख्सियात से मुलाकातें की हैं। मैं ड्यूरिंग द शो मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से ज़रूर बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले तारुफ करवा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच, सीनियर दफाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और जब भी हम सर को ज़हमत देते हैं ज़रूर वक्त निकालते हैं। खालिद साहब, थैंक यू सर, कैन यू हियर मी? Yes, please. Right. I can hear you. All right, Khalid साहब, how you think about that? This news जब अभी आपने देखी अभी कुछ देर पहले, मेरा ख्याल है हाफ एन आवर बिफोर, हमने ये खबर मिली है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी दौरा ईरान पर निकल चुके हैं। क्या समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी सिग्निफिकेंस है इस खबर की इस टाइमिंग के अंदर, क्योंकि टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। वेलकम जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, रोजाना की बुनियाद पर आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपना एक एलिमेंट ऑफ रिजॉल्व दिखाते रहते हैं कि मैं हमला कर दूंगा और चंद दिन बचे हैं, और ईरान भी डिटरमिन्ड है। जाहिर है कन्वर्जेंस नहीं हो पा रही, और जाहिर है इस तरह की कन्वर्जेंस जो होता है वो पब्लिकली डिस्क्लोज भी नहीं की जाती कि कितने % कन्वर्जेंस हुई है और कितनी ज्यादा रहती है। अब ये जब आने वाले वक्तों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और उसके बाद जाहिर है दुनिया इस वक्त कितनी एंग्जाइटी से गुजर रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, बहुत ज्यादा एक अनसर्टेनिटी है ग्लोबली। हर शख्स, मेरा ख्याल है ग्लोब में जो रहता है 8 बिलियन लोग जो रहते हैं, वन वे और दी अदर वो इफेक्ट हुआ है। तो उसकी रोशनी में आई थिंक ये बहुत खुशाइंद है। और फील्ड मार्शल के दौरे से एक चीज मुझे पॉजिटिव होप ये नजर आती है कि अगर कोई चीजें आगे चल रही हो तभी उन्होंने जाना था। आपने नोट किया होगा कि पहले भी उन्होंने एक दौरा किया था और एक्सटेंडेड दौरा किया था। आई एम श्योर उस वक्त ग्राउंड तैयार किया होगा, एक एलिमेंट ऑफ रियलिज्म ईरान को बताया होगा, एक्सपेक्टेशन बताई होगी, कॉन्सिक्वेंसेज बताए होंगे कि क्या पॉसिबली उनके लिए हो सकते हैं या कितने खतरनाक या चैलेंजिंग हो सकते हैं। अब जाने का मकसद मुझे ये लगता है कि कोई और बेहतर ग्राउंड, जिसको कहते हैं ना इनेबलिंग एनवायरनमेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से वहां पहुंचे होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि अभी तक आइस ब्रेकिंग ना हुई हो या हेडवे ना हुआ हो, नो गो एरिया हो। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये लगती है कि उनके जाने का एक जाहिर एक सिंबल है कि जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो मुझे लगता है एक एलिमेंट ऑफ एग्रीमेंट ईरान के अंदर भी आया होगा। सिर्फ वे फॉरवर्ड होना होगा शायद तय कि किस तरीके से इसको ईरान अपनी फतह के तौर पे कल को लोगों को बताएगा, अपने लोगों को, दुनिया को बताएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एक फेस सेविंग चाहिए कि वो सुपर पावर थे और आज भी हैं। तो आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग रहा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर कंक्लूजन ऐसा हो जाता है जो हमारे लिए एक एलिमेंट ऑफ प्राइड हो और हम दुनिया को एक अमन में कंट्रीब्यूट कर सकें, तो एज ए पाकिस्तानी नेशन हमारे लिए बड़ी प्राइड मोमेंट। खालिद साहब, जाहिर है ये तो वो डायमेंशन है जो कि बहुत जैसे कहते हैं पॉजिटिव भी है, और जाहिर है हमें हम पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़े। बट इन अदर वे दोनों जो पार्टीज हैं, देखें जब भी डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं वो थ्रेटनिंग, उनका जो बिहेवियर है वो उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो बार बार यही थ्रेट करते हैं कि ना माने ईरान को जल्दी भी है मुज़ाकरात की। अगले लम्हे वो कहते हैं कि भाई नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास तो ऑप्शन खुला है। और फिर ईरानियंस जो हैं उनका ये बार बार कहना जो कि बहुत हद तक सही भी है कि एक जानिब आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, एक जानिब हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान भी अपनी पूरी तरह कोशिशों में लगा हुआ है। सो आप जो बार बार थ्रेट करते हैं, इससे वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है
اس کو مزید تقویت ملتی ہے خالد صاحب، جس کا پچھلی کئی دہائیوں سے ایرانینز جو ہیں وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. ان کی ساری آپ نے لیڈرشپ کو دیکھا کہ وہ شہید کر دی گئی، بٹ اسٹل دے آر فیسنگ دا سیم کائنڈ آف تھریٹس. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی کسی طرح سے اوور شیڈو کر کے اور چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش ہوگی، یا یہ بھی چلتا رہے گا اور پھر مذاکرات میں بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ پھر ظاہر ہے اس کو تو ماننا ہی ہے obviously دونوں پارٹیز کو؟ دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی اوور نائٹ نہیں ہوا. ایک تو 47 سالہ ہسٹری ہے، آپ نے دیکھا کئی دہائیوں سے ان پر سینکشن لگی ہوئی ہیں ایران پر. دنیا میں تیسرے نمبر پر اس کے پاس تیل اور دوسرے معدنیات ہیں، لیکن وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. لوگوں میں جو ہارڈ شپ ہے، مہنگائی ہے، جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ سینکشنز کی وجہ سے ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنی دہائیوں تک گیا ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر زیادہ آپ پیچھے نہیں جانا چاہتے تو 2015 میں چلے جاتے ہیں، جب JCPOA ایگریمنٹ ہوا تھا ایران کا پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں. بہت کنسرٹیڈ کوشش کی گئی تھی تقریباً 1.5 سال تک. 2014 میں شروع ہوا تھا، اس سے بھی پہلے 2009 سے ٹریک 2 ڈپلومیسی ہو رہی تھی آپس میں. پھر آلموسٹ 5-6 سال کے بعد، 1.5 سال کی میننگ فل انٹینس مذاکرات کے بعد وہ ایگریمنٹ ہوا تھا. 2015 میں جب ایگریمنٹ ہوا تھا تو تمام ممالک انکلوڈنگ UK اینڈ یورپ نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا، اپلوڈ کیا تھا، وہ شامل تھے انڈائریکٹلی. تو اسرائیل کو وہ بات پسند نہیں آئی تھی جو 2015 کا ایگریمنٹ ہوا تھا. اس 2015 کے ایگریمنٹ میں تھا کیا؟ اس 2015 میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز تھی جو ہم بھول جاتے ہیں اور ینگسٹرز کو شاید نہیں بتاتے، وہ یہ ہے کہ ایران نے والنٹیرلی اگری کیا تھا کہ اس کے پاس 8 ٹن جو نیوکلیر انریچ مٹیریل ہے وہ روس کے حوالے والنٹیرلی کرے گا. جی 8 ٹن کیسپین سی کے ذریعے ہینڈ اوور کیا گیا. اور پھر 8 ٹن کے مقابلے میں جب انہوں نے دے دیا تو وہ اس ڈگری آف ایشورنس پر دیا گیا تھا کہ اب ایران کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اب اس کو کمیٹی آف نیشنز میں اپنا مقام ملے گا. 2018 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے ٹینیور میں آئے تو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اس ایگریمنٹ کو. ایران نے obviously پروٹیسٹ کیا، اسرائیل نے سیلیبریٹ کیا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا، سسپینڈ ہو گیا. اب ایران کے لوگ یا حکومت میں کوئی بھی ہو، اس میں اندر کوئی مشکل نہیں ان کو سمجھنے میں کہ 2015 میں جب ہم نے 8 ٹن نیوکلیر انریچ دیا تھا تو آیا ہم سیکیور ہو گئے؟ ابھی تو 440 گرام ہے، صرف 440 بنتا ہے آلموسٹ 18 گنا کم اس نیوکلیر انریچ مٹیریل سے جو اس وقت انہوں نے دیا تھا. تو ایران کے لوگ لاجیکلی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم 8 ٹن ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکا بعد میں تو اب 440 تو ان کے ہاتھ میں لاسٹ لیوریج رہ گیا. اگر یہ بھی دے دیتے ہیں تو ایرانی لیڈرشپ کے پاس بارگیننگ کی جو پاور ہے وہ آلموسٹ ختم ہو جائے گی. بالکل درست ہے. لیکن خالد صاحب آپ یہ ذرا اس کی بہت ساری اور جہتیں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو ضرور آپ کے ساتھ کر لیں، لیکن یہ فرمائیے گا، ابھی میں مارکو روبیو کا اس لیے تذکرہ کر رہی ہوں، وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ ظاہر ہمارے پاس پلان بی موجود ہے. پھر آپ کے علم میں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو معاملہ ہے اس پر بڑا کنسنسس ایک طرح سے یہ ہے کہ ظاہر ہے ایران کا جو اپنا نقطہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیریٹری کا حصہ ہے اور ہم اس کو کسی اور کو اس طرح سے ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے. لیکن ادھر امریکہ کا جو ہم سن رہے ہیں بار بار وہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اس کے اوپر میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، یہ فری اینڈ فیئر رہے گا اور ہماری اجارہ داری بہرحال وہاں رہے گی. سو آپ اس والے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ایک اور طریقے سے کہنا چاہیے شاید نہیں، لیکن ظاہر اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھنے کی ایک اور کوشش ہے جس کو پوری طرح جیک کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیے ٹیکنیکلی تو اسٹریٹ آف ہارمز آپ دیکھیں جنگ سے پہلے تو کھلا تھا، دنیا کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنی سختی سے ایران بند کر سکتا ہے یا اتنی کنوکشن سے اس کو کلوز کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ دنیا نے اور خاص طور پر امریکہ نے ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم دیا ایران کو کہ آپ کے پاس تو یہ ایٹم بم سے بڑا بم ہے جو اکنامک بم ہے. آپ کو یہ ایسا بم ہے جو دنیا کے ٹریڈ کو ہیمپر کرتا ہے، دنیا کی اکانومی کو کرتا ہے، آنے والے وقتوں میں ہمارے فوڈ اور ایگریکلچر کو بھی کرے گا کیونکہ یہاں سے فرٹیلائزر بہت زیادہ گزرتا ہے. جی سر. تو یہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ایران کو جب سے پتہ لگا ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ ایران کو یہ ویلیو پہلے سے پتہ تھی کہ وہ اتنی ان میں ہے. جب انہوں نے یہ جان لیا کہ اتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ نہیں کوئی کچھ چھڑوا سکا ہم سے اسٹیٹ آف ہارمز، تو اب اس کی قیمت وہ مانگ رہے ہیں. میں ایتھیکلی جسٹیفیکیشن کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ایتھکس ہوتی تو پھر یہ اسرائیل جس نے NPT پر سائن نہیں کیے، جس نے آج تک انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو اپنی انسپیکشن نہیں کروائی، وہ حملہ کر رہا ہے اس ملک پر جس نے اٹامک انرجی کمیشن کو ایکسیس بھی دی ہے، کئی دفعہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی لیے ہیں اور آن ٹاپ آف دیٹ NPT بھی سائن کیا ہے. تو حملہ کرنے والا ہے وہ اس نے سائن نہیں کیا، سگنیٹری نہیں ہے. جس پر حملہ ہو رہا ہے وہ سگنیٹری بھی ہے، جس پر حملے ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک ڈسکنیکٹ یہ آ رہا ہے کہ ایران کو یہ اب سمجھ آئی ہے
कि मेरे पास तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको मैंने कभी कैपिटलाइज नहीं किया। तो आई थिंक अभी भी ईरान को मिलिटरीली स्टेट ऑफ हॉर्मुज वापस दुनिया नहीं ले सकेगी, क्योंकि उनके पास टनल्स हैं, उनके पास हाइडिंग है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास मिसाइल बोट्स हैं, तो वो इन्फोर्स कर पाए हैं, कोई भी नहीं खुलवा सके, इवन अमेरिकन सुपर पावर होके भी नहीं खुलवा सके। तो आई थिंक उनको फेस सेविंग देनी पड़ेगी, चाहे उनको लीवरेज कहीं और दिया जाए, एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस दी जाए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये हमने दुनिया ने खुद रियलाइज कराया, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रियलाइज करवाया ईरान को कि ये आपके पास उससे बड़ा टूल है या वेपन है जो आप पहले यूज करते आए हैं। खालिद साहब, इस डिबेट को मैं ज़ाहिर है आपसे मजीद करना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज़ बस, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी। पासदारान इनकलाब के सरबराह ने, मैं 2 दिन पहले भी उनके कुछ पढ़ रही थी बयानात, उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पूरी तरह से जो हमें बताया ये जा रहा है कि हमारी सारी चीज़ें तबाह बर्बाद कर दी हैं, तो हमें एक दफ़ा और आजमा लिया जाए ताकि कोई आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना, ख्वाहिश बाकी ना रहे अमेरिका के अंदर। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो रजीम है, ज़ाहिर है पासदारान इनकलाब की सूरत में, और फिर हम हमेशा बात करते हैं उन ट्रिपल एच की भी, जिसका आप भी तस्करा फरमाते हैं, हिजबुल्लाह है, हौसी है, और ज़ाहिर हमास है, वो भी उनकी वो तहरीकें हैं जिसके अंदर वो पूरी तवानाई उनके अंदर मौजूद है। बहरहाल इस वक्त भी अगर ये सारे मामलात, हम तो बार बार दुआ कर रहे हैं कि ज़ाहिर सैयद आसिम मुनीर साहब वहाँ तशरीफ ले गए हैं, कभी इम्कानात हैं कि मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पासदारान इनकलाब का जो स्टांस है अबाउट दिस ऑल द मेस, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर मुज़ाकरात हैं, बाकर खालिद साहब भी बैठेंगे, बाकी लोग भी बैठकर बात करेंगे, अभी मेरे पास लिस्ट भी आई है नामों की। आप क्या समझते हैं कि फिर उनको भी मनाना पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने, ये तो उसकी कंटिन्यूएशन है जो पिछला सवाल के जवाब मैंने अर्ज किया था कि देखिए, ईरान को ये चाहे पासदारान इनकलाब हो या उनकी फॉर्मल हुकूमत हो, दोनों बहुत पावरफुल है अपने अपने, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में ज्यादा मैनिफेस्टेशन जो की है वो तो IRGC ने की है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पहले ही कह चुके हैं कि मैंने एयरफोर्स और नेवी खत्म कर दी है, तो फिर किसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है? वो तो जाहिर है वो कैपेसिटी है जो एसिमेट्रिक है, जो एलिमेंट वैसा है जो विजिबल कम है, और पासदारान इनकलाब के पास ऐसी बोट्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास टनल्स हैं, उनके पास अंडर वाटर स्कूटर्स हैं जो सुइसाइडल हैं, जो टॉर्पीडो लेकर जाते हैं और इन शिप्स को जो हिट करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब अश्योरेंस दी थी, तो इन्हीं तमाम शिप्स को, जो कंपनियां थी, ऑयल कंपनियां, के अपने जहाज लेकर आए, हम प्रोटेक्शन देंगे, तो किसी ने उनकी बात को वजन नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था मैनिफेस्टेशन कैसे कर ईरानी हुकूमत और IRGC कैसे करेगी। फिर उन्होंने इवन इंश्योरेंस तक का कहा कि हम आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, वो भी किसी ने नहीं मानी थी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां ही नहीं मान रही कि इतनी ज्यादा इंश्योरेंस वो दे सकेंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक बहरी जहाज सिर्फ होता है, उसके ऊपर तेल भी जितनी वो प्राइस का होता है उतना ही तेल उस पर लदा होता है, तो ये कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तो आने वाले वक्त साबित करेगा कि IRGC इसको वैल्यू में कितना कन्वर्ट करती है अपनी फेवर में। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर यह है कि उनको डिग्री ऑफ एश्योरेंस, सबसे ज्यादा लेजिटिमेट डिमांड यही है। आप 2025 का देख लें, जून में जब हमला किया था उन्होंने, जी सर, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि मैंने उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑब्लिटरेट कर दिया है। जी जी, ऑब्लिटरेट का मतलब है नामो निशान मिटा देना। ये जब उन्होंने कहा था, मैंने उस वक्त भी नहीं माना था कि इनके बंकर बस्टर और जो डेजी कटर हैं वो पेनिट्रेट कर पाए होंगे, क्योंकि मैं ईरान का स्ट्रक्चर काफी अरसे से पढ़ रहा था, तो मुझे आइडिया था, और बीइंग अ फॉर्मर फाइटर पायलट आई कुड इमेजिन कि इतना आसान नहीं होता कि आप जस्ट जाएंगे, तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स को एलिमिनेट कर देंगे। वो उस वक्त भी नहीं हुआ था। आपने देखा 7 महीने बाद वो उसी रीजन पर वापस आ गए कि ऑब्लिटरेट तो नहीं हुए, हम तो दोबारा आ गए हैं तबाह करने के लिए। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि हुकूमत ईरान और खासतौर पर उनकी मिलिट्री जो है वो कितना ज्यादा सस्टेन कर पाती है, और जाहिर है जो उन्होंने बयान दिया वो उनकी रिजॉल्व शो करता है और उनकी हिम्मत शो करती है। फेयरली, थैंक यू सो मच खालिद साहब कि आपने हमें वक्त दिया। दिफाई से बात कर रहे थे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो बैनुल अक़वामी सतह पर इस खबर ने जाहिर है बहुत जगह बनाई है, और इस वक्त भी जब हम ये बात कह रहे थे, कुछ चेमगोइयाँ बहरहाल मौजूद थी कि सैयद आसिम मुनीर साहब का एक और विजिट ईरान में होना ही चाहता है। इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा था, हमारा जो नेशनल मीडिया है वो भी बात कर रहा था इस पर। लेकिन अब जब ये दौरा हो ही रहा है, तो इस दौरे से दुनिया क्या कुछ समझती है, कितनी अहमियत का हामिल है, और ये दुनिया पर, दुनिया की सियासत पर, बैनुल अक़वामी उमूर पर कितना असर रखेगा, इस ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मुझे ज्वाइन कर लिया है मंसूर जाफर साहब ने, माहिर मशरिक़ वस्ता हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, और जब भी इस तरह की बड़ी तब्दीलियां खित्ते में या दुनिया में हो रही होती हैं, हम उनसे ज़रूर इस्तिफादा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर है इसके असरात क्या होंगे। मंसूर जाफर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर जाफर साहब, ज़ाहिर है हमारे इल्म है और आप लोगों से हम मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर बात कर रहे हैं, तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं कि ये जो सूरत हाल थी ज़ाहिर है अमरीका और ईरान के माबैन, और ज़ाहिर इसका इनिशिएटर जो था वो इजराइल था, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान ने इसमें जो अपना किरदार अदा किया है, दुनिया इसकी मोतरफ हुई है। आप मुझे ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हालिया दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, ये दौरा किस अहमियत का हामिल है और दुनिया इसको किस नुक्ता निगाह से देख रही है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर वर्ल्ड कैपिटल और ख़ासतौर पे अगर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका अगर कोई इस वक्त फोकल है और फोकल पॉइंट है जिसपे इस वक्त तमाम की तवज्जो मरकज़ है, वो मैं समझता हूँ इस वक्त फील्ड मार्शल साहब का दौरा ईरान है। और इसके हवाले से 1-2 दिन पहले से इससे इत्तलात थी कि वो जाएंगे, लेकिन उनकी कुछ दाखिली तौर पर ऐसी मसरूफियात थी कि जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर न जा सके, और आज वो पहुँच रहे हैं वहाँ ईरान। तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले जो उनके नुमाइंदा ख़ुसूसी जो हमारे वज़ीर दाखिला नकवी साहब जो हैं, उन्होंने जो एक मैं समझता हूँ एक जैसे कहना चाहिए हैक्टिक डिप्लोमेसी की, और वो बैक एंड फोर्थ शटल करते रहे इस्लामाबाद तेहरान के दरमियान। जी सर। ये मैं समझता हूँ बुनियाद बना है इस वक्त इस दौरे को, इस दौरे की बुनियाद बना है कि जिसके नतीजे में यकीनन वहाँ पे इन चीज़ों को फाइन ट्यून किया जाएगा, और एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके बारे में मालूमात के हवाले से जिक्र है, इस वक्त मीडिया में चर्चा है इस बात का। जी सर। तो उसकी मैं समझता हूँ एक लिहाज से रूनुमाई, या मैं अगर ये कहूँ कि उसका फॉर्मल ऐलान जो है वो शायद उनकी वहाँ ईरान में मौजूदगी के बाद ही जो है आपको दुनिया को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए, और खासतौर पर पाकिस्तान की वो सफारतकारी की जो बड़े सब्र, हौसले और सबात के साथ बड़े ही कठिन मराहिल जिसको कहना चाहिए तय करता रहा है, और जिसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट, और बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता है ये चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी, और शायद अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना वो जो सो कॉल्ड सोशल ट्रूथ था उसमें जो वो झूठ फैलाते हैं, शायद उस पर वो अमल दरामद कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी शायद उनके अब सोशल ट्रूथ को भी वो करार आ जाएगा इस पूरे मसले के ऐलान के बाद। और अब उम्मीद इसी बात की जा रही है कि इस वक्त जो बातें जिसका ऐलान किया जा रहा है या एग्रीमेंट जो सामने आ रहा है मुजवजा, उस पर अगर लेटर एंड स्पिरिट अमल होता है तो इस वक्त बहुत सारे मामला, बिलखुसूस उसमें वो मामला कि जो इस पूरी जंग का माँ हासिल नहीं था, वो एक बाई प्रोडक्ट थी आपने हुर्मुज़ की बंदिश और उसके नतीजे में एक अफ्रीकी ब्लॉकेड, मैं समझता हूँ कि वो अब खुलने जा रहा है। अब आप देखिए कि उसमें बराह रास्त इन चीज़ों का नाम नहीं लिखा गया जो ड्राफ्ट आपके सामने आ रहा है। जी सर। उसमें ये कहा गया कि जी आपने हुर्मुज़ के अंदर और खलीज ओमान और इसी तरीके से जो खलीज फारस जिसे अरब दुनिया खलीज अरब कहती है, उसके अंदर जो है वो नेविगेशन की आज़ादी होगी, एक जो है फ्री जहाजरानी की इजाज़त होगी। तो इसमें इम्प्लाइडली ये चीज़ मौजूद है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेट भी ख़त्म करेगा और ईरान जो है आपने हुर्मुज़ के हवाले से अपनी पाबंदियाँ भी जो है वो नर्म करेगा। यकीनन इसमें आगे जो दीगर मराहल जो सब डिस्क्लोज किए जा रहे हैं उसमें ख़ासतौर पर जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है उसको पर्पसली इसको हाईलाइट नहीं किया गया है, क्योंकि वो जितनी उसकी कॉम्प्लेक्स नौइयत है, और ख़ासतौर पे अभी इससे पहले जो मेहमान आपके बता रहे थे उसकी तफसीलात, जी सर, तो उसी के नतीजे में इसलिए उसको थोड़ा सा बैक बर्नर पर रखा गया है कि दीगर अमूर जो है उनको सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि जो असल इस वक्त दुनिया को इस जंग के जो फॉल आउट है मनफी सूरत में देखने को मिल रहे हैं अपने अपने मुल्कों की मैशत के हवाले से, सप्लाई चेन के हवाले से, महंगाई के हवाले से, वो किसी तरीके से एड्रेस हो सके। और ये बातें खुद अमेरिका तक इसकी हिद्दत और शिद्दत जो है वो पहुंची है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर कहा जाए कि ये किसी एक मुल्क या दो मुल्कों के दबाव पे ये सारे मामला, तो उन्हें दाखिली तौर पे जो उनके कारोबारी, उनके बुनियादी तौर पे जो कोलीग्स हैं और उनके जो मसर हैं, उनकी वो कंपनियां जो बुनियादी तौर पे अमेरिका के इलेक्शन में और खासतौर पे इंतखाबी अमल में बहुत बड़ी फंडिंग फराहम करती हैं, जी सर, वो चाहे मजहबी बुनियादों पे हो या सियासी बुनियादों पे हो, ये उनका एक दबाव था कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब हर बार अपना वो जो ऐलान कि मैं 12 घंटे में ये कर दूंगा, कभी वो इसका ऐलान पाकिस्तान के कंधे पर रखकर वापस लेते थे कि जी मैंने पाकिस्तान के मुतालबे पर, कभी वो सऊदी अरब को एक क्रेडिट दे देते थे कि कतर और सऊदी अरब और यूएई के कहने पे मैंने मुलतवी किया है इरादा, क्योंकि वो अमलन तो वो कर नहीं सकते थे,
ज़मीनी हक़ाइक़ उनकी फेवर में नहीं होते थे, तो यही वजह है कि वो एक दोबारा से एक इनिशिएटिव, और बिलखुसूस जिन ममालिक का वो नाम लेते रहे हैं, उनकी तरफ से हकीकी मानों में मैं समझता हूँ असल आजमाइश तो उन मुल्कों की आती थी कि जब वो अमेरिका हमला करता था या इसराइल हमला करता था, तो उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो तो जीसीसी कंट्रीज पर आता था। सही। और उसी के नतीजे में मैं समझता हूँ हकीकी मानों में वो दबाव, अब ईरान की वो पॉलिसी भी समझ आती है कि ईरान ने क्यों अपने हमसाया मुल्कों को या अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनको निशाना बनाया। लेकिन माजी में उनके जो तारीखी एतबार से कुछ अरबों अजम का झगड़े हैं वो अपनी जगह मौजूद होंगे, तारीखी उसकी रूट्स हैं, लेकिन जो इमीडिएटली जो ईरान के हवाले से एक कंसर्न दुनिया में फैलाया गया आलमी मीडिया के जरिए, और खासतौर पे इसमें इस पूरे जो माहिदा है इसमें एक नई शिक भी शामिल की गई है कि जो न सिर्फ जो मिलिट्री हॉस्टिलिटीज बंद की जाएंगी बल्कि मीडिया को एक दूसरे के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो भी। तो इससे ईरान की वो पॉलिसी खासतौर पे जिसके नतीजे में इब्तदाई दिनों में जिस तरीके से ईरान ने सोशल मीडिया का बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया, उनके सफारत खानों ने इस नौयत की मीम्स और इस नौयत की चीज़ें बनाई कि जिसके बाद हकीकी मानों में दुनिया को इस जंग की असलियत भी मालूम हुई और उसके हवाले से एक राय अम्मा भी उनके हक में जो है वो डेवलप होना शुरू होगी। तो ईरान एक लिहाज से अस्करी मैदान में, सियासी मैदान में, सफारती मैदान में, और उससे बढ़कर मैं समझता हूँ अपने बड़े ही मॉडेस्ट किस्म के अब जो ज़राए अबलाग उसके पास मौजूद थे। अगरचे आपके इल्म में होगा कि इस जंग के दौरान और पिछली जंग के दौरान भी ईरान के सरकारी टीवी को अमेरिकी हमले का निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इन ज़राए अबलाग ने अपने जो महदूद वसाइल हैं, और उससे बढ़ के मैं समझता हूँ एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बैन-अक़वामी सतह पे उसका इंटरनेट के राब्ते तकरीबन जब से जंग शुरू हुई है उस वक्त से खत्म हो चुके हैं, वो दाखिली तौर पर ही चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो उस महदूद मैं समझता हूँ स्कोप के अंदर अगर एक ऐसी इफेक्टिव मीडिया वॉर लड़ी है ईरान ने, तो ये भी ईरान का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खासा है। बिल्कुल दुरुस्त है। मंसूर साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने और बहुत सारी डायमेंशन पर आपने बात की, लेकिन मैं एक और मुख्तलिफ ज़रा सवाल कर रही हूँ, गो कि आपने उसका किसी हद तक बात की है उस पर। ये जो हालिया दौरा था चीन का, सदर शी के साथ जो मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप की, ज़रा पूरी दुनिया में उसकी हेडलाइंस बनी और फिर आपको पता है सदर ट्रंप ने उसको किस तरह केटर किया, लेकिन इंटरनली भी ये चीज़ें कुछ खबरें मौसूल हुई कि शायद, और फिर जो हमने ऑन स्क्रीन भी किसी हद तक देखा, सदर ट्रंप जो हैं ही इज़ नॉट वेरी जैसे कहते हैं ना, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद सदर शी, वो कंफर्टेबल नहीं थे, उनका एक डिसकम्फर्ट बहरहाल नज़र आ रहा था। ऑब्वियसली उसके बहुत सारे और भी रीजंस हैं, लेकिन मैं जिस रीज़न को देख रही हूँ, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के मामले पर जब वो बात कर रहे थे तो वो अनकंफर्टेबल हमें नज़र आए, और ऐसा लगा कि जो मैसेज सदर शी की जानिब से सदर ट्रंप को दिया गया है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। जो मैसेज था सदर शी का वो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को आप लोगों ने एक मैदान जंग में बदल दिया है और इसको फौरी तौर पर ख़त्म करना ही हमारी पहली डिमांड है, और इसको आप ख़त्म करेंगे तो ही चीज़ बेहतर होगी। आज जो आप अभी बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की, एक तो ज़रा उस पर भी मुझे ज़रा तबसरा कर दीजिएगा, लेकिन क्या ये जो अब इंगेजमेंट हो रही है, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान की काविशों और उसके हवाले से एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या वो मैसेजिंग ने भी काम किया है जो सदर शी ने डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसफर की, विच इज़ नॉट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? तो कोई शक नहीं, डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें हैं, वो जो कहा जाता है ना कि जुबानें हाल होती हैं और बाज़ जुबानें काल होती हैं। तो वो जो एक बॉडी लैंग्वेज थी शी साहब की, वो हकीकी मानों में डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनके दिल में उतर गई, और उनका जो एक रोब और दबदबा उनके दिल में कायम हुआ, और खासतौर पे उन्होंने जिस अंदाज से एक बड़े फैन फेयर में उन्हें वेलकम भी कहा, वो अपनी जगह उनके लिए एक बहुत सारा एक सरप्राइज था। और उससे बढ़ के मैं समझूंगा अगर आप इस पूरी जो रीडिंग है इसको अगर आप क्लब कीजिए, खासतौर पे उसके बाद तय पाने वाला जो होने वाला दौरा जिसमें रूसी सदर पुतिन जो है वो मिले हैं चीनी सदर के साथ, और वहां पे जो मामलात और जो ज्वाइंट कम्युनिके, आपको ये जान के हैरत होगी कि ज्वाइंट कम्युनिके उसका जो इजरा, जो उसका पहला नुस्खा था वो क्रेमलिन ने यानी रूस ने जारी किया था और रूसी जुबान में जारी किया था। और उन्होंने यही मुतालबात जिसका आप अभी इशारा कर रहे थे कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से उन्होंने उसकी अहमियत और उसको खोलने के हवाले से जो बात की, वो अगरचे इस वक्त देखा जाए तो दो मुल्क इनडायरेक्टली बेनिफिशरी भी रहे हैं इस जंग के, क्योंकि चीन को यकीनन तेल की सप्लाई उस अंदाज से मुतासर नहीं हुई जिस तरीके से दुनिया के बाकी मुल्कों को हुई। इसी तरीके से रूस का वो तेल के जो पाइपलाइन के अंदर था, अगरचे इस वक्त आलमी पाबंदियों की वजह से उसको
अमेरिका ने और मुख्तलिफ लेने से इनकार कर रखा था, लेकिन अमेरिका को मजबूर होना पड़ा अपनी वो जो एक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी दुनिया भर की, मुख्तलिफ मुल्कों में जो तेल की कीमतें स्काई रॉकेट कर रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इजाजत दी रूस को कि अपना वो जो पाइपलाइन के अंदर इस वक्त तेल है, यानी जो उनके जहाज इस वक्त खुले समुद्रों में चल रहे हैं, उनको वो अपनी अपनी मंजिलों पे पहुंचा दें, ताकि किसी तरीके से जो तेल की कमी है वो पूरी हो सके। और इस तरीके से उन्होंने अपने तौर पे अमेरिका का जो तेल जो है जहां जहां पहुंचा सकते थे वो पहुंचाया। लेकिन जाहिर है अमेरिका दुनिया के जिस हिस्से में है वहां से हम तक या किसी एशियाई ममालिक तक उसकी तरसील जो है वो इतनी आसान नहीं है। अलामती तौर पे शायद एक आध जहाज जो है वो पाकिस्तान भी आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो चीजें थी कि जिनके नतीजे में हकीकी मानों में ये जो आबलाए हुर्मुज़ खुलने की जो राह है जो इस वक्त एक उम्मीद बन पाई है वो हुई। और ये हमाकत तो सरदत हुई अमेरिका और इसराइल से कि उन्होंने एक मौका फराहम किया। ईरान के हाथ में एक ऐसा यकीनन माशी एटम बम आ गया कि जिसके नतीजे में दुनिया की पूरी मईशत जो है वो तहबाला होकर रह गई। और इसके बारे में खुद एतराफ भी किया कि इस वक्त ये असल मुद्दा नहीं था हमारा मकसद तो जिस न्यूक्स की वो बात कर रहे थे और उसके दावे पहले भी कर रहे थे, अब बाद में उसकी जो डस्ट है वो पता नहीं उसकी उन्होंने ट्रॉफी बनानी थी या क्या बनाना था उसके सवार हो गया उन पर कि वो डस्ट भी हासिल करना चाहते हैं। हालांकि आप देखिए कि इस दौरे के बाद जो रूस का दौरा था चीन का, उसके बाद जो रूस की तरफ से ऐलानात आए, खासतौर पे उन्होंने वो शहर में जो एटमी जो रिएक्टर है उसके बारे में तो ऐलान किया कि ये तो 2015 का जो JCPOA था उसमें भी इसे एग्जेम्पशन शामिल थी और इसे हम ईरान के साथ जॉइंटली कंट्रोल करते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और इसका टेक्निकल कंट्रोल हमारे पास है। लिहाजा NPT के सेक्रेटरी होने के नाते ईरान जो है वो बाकायदा इसकी इंस्पेक्शन कराता है और उसकी रिपोर्ट उसकी फेवर में आती है। तो लिहाजा ये तमाम जो मैं समझता हूँ जो बैकएंड पे मैसेजिंग गई न्यूज़ के हवाले से, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, उसने ही हकीकी मानों में डोनाल्ड ट्रंप साहब की गर्दन में जो सरिया था उसको थोड़ा सा नरम किया। और यही वजह है कि आज इस वक्त उनके रूबियो साहब जो इस पूरे मंजरनामे में आपको कहीं दिखाई नहीं, अचानक से आ गए, अचानक से। तो अब वो तमाम क्रेडिट लेने के लिए जो है, लेकिन सर क्रेडिट तो कह रहे हैं वो मैं अनवर इकबाल साहब को जरा वेलकम करूं, जरा उनसे भी पूछ लें। फिर आपसे एक सवाल और करना है मुझे। अमेरिका में अमती मोहतरम सीनियर सहाफ़ी हैं और हम जरा अमेरिका की पल्स वॉशिंगटन से ही लेने की कोशिश करते हैं अनवर इकबाल साहब के थ्रू। अनवर साहब थैंक यू वेरी मच सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर साहब रातों रात तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल अब नजर आ रही है, जितना इम्पल्सिव बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे थे फॉर दैट वॉर कि वो ईरान को मजीद वो कह रहे थे, मैं अभी बार बार तस्करा करती हूँ तकरार के साथ लफ्ज़ का, वो कहते हैं एक लम्हे में कहते हैं कि हाँ मैं नेगोशिएट करूंगा, बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और कहते हैं हमने तैयारी भी कर रखी है, ऑप्शन बी भी है, प्लान बी भी है, थ्रेटन भी करते रहते हैं। लेकिन नाउ द थिंग्स आर मेरी अपनी ये एक हंच है कि काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई हैं आफ्टर द विजिट ऑफ चाइना। सदर शी के साथ मुलाकात के अंदर जो क्लियर चीज़ें शायद सदर ट्रंप को बताई गई, जिसमें अभी मंसूर साहब से बात कर रही थी, इसीलिए मैं उसको टेल कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के मामले पर आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है, चीज़ें ख़राब हुई हैं, सो आप उसको कम से कम क्लियर करें और उस मामले से पीछे हटें। आप क्या समझते हैं अनवर इकबाल साहब, क्या ये मुआहदा जो है उस विजिट के बाद मजीद जल्दी हो रहा है, या आपको लग रहा है कि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें तय थीं लेकिन अब मजीद उसकी नोक पलक सवारी जा रही है? देखें, ये जो दोनों ममालिक हैं अमेरिका और ईरान, इनके दरमियान बयानिए की जंग चल रही है। अच्छा। और सदर ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह की है, आप ये देखें, उनकी इस बात को भी यहाँ कोई संजीदगी से नहीं लेता, इस बात को कि वो जंग शुरू कर देंगे, और इस बात को भी नहीं लेता कोई संजीदगी से कि जंग खत्म कर देंगे। अच्छा। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके जो करीब तरीन ऑफिशियल्स हैं, उनके जो वज़रा समझ लो, जिनके काउंसिल के मेंबर हैं या जैसे किचन कैबिनेट होती है हर आदमी के उसके मेंबर हैं, उनको भी नहीं पता होता कि वो क्या करेंगे। वो खुद अपना फैसला करते हैं और उसको नाफिज भी करवा देते हैं। तो क्योंकि सदर के इख्तियारात यहाँ इस तरह हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, तो हम 4 साल के लिए सदर जो है तकरीबन एक डिक्टेटर होता है यहाँ। अब वो ये यहाँ जो बात समझी जाती है, वाशिंगटन में भी समझी जाती है कि सदर ट्रंप को इस बात का एहसास हो चुका है कि ये उनकी जंग नहीं थी और वो गलत जंग में बिला वजह कूद पड़े।
ایک ایسی جنگ میں جو امریکہ میں غیر مقبول ہے, بہت غیر مقبول ہے. تو وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ختم اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بیانیے کی جو جنگ ہے اس میں ان کا اپر ہینڈ ہو. وہی نا, اور فیس اس کے لیے سیونگ نا انور صاحب, فیس سیونگ چاہتے ہیں. نہیں, اپنا اپر ہینڈ چاہتے ہیں, جس طرح ایران چاہتا ہے اس طرح وہ بھی کہ ایسا لگے کہ وہ جنگ جیت گئے, کم از کم یا امریکی عوام سے وہ کہہ سکیں کہ جیت گئے, کیونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ یہاں مطلب یہ بات یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہماری طرح نہیں ہوتا, یہاں محکمے صدر سے اگری بھی کرتے ہیں, مخالفت بھی کرتے ہیں. خاص طور پہ پینٹاگون جو ہے بڑی شدت سے مخالفت کرتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی اپنا موقف دیتا ہے, لیکن پینٹاگون جو ہے مخالفت کرتا ہے. اس میں اکثر آپ نے دیکھا انہوں نے بھی 2 جنرل کو نکالا, اس سے پہلے صدر اوباما نے بھی نکالا تھا. جنرل نکالے جاتے ہیں لیکن اپنی بات کر جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی پینٹاگون کا بھی اثر ہوتا ہے, ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے, لیکن فیصلہ صدر کا ہوتا ہے. اور میں نے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کیا کہ وہ کوئی جنگ شروع کرنے والے ہیں. مجھے ہمیشہ یہی لگا ہے کہ ایک دفعہ جو انہوں نے صلح کر لی ہے تو وہ جو جنگ بندی کر لی ہے تو اس پہ قائم رہیں گے, البتہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. اور جب ان کو لگتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بھی تجاویز آتی ہیں جس میں یہ لگتا ہے کہ وہ ان کو سوٹ کرتی ہے تو اس طرح کا بیان دے دیتے ہیں, اور جب کو لگتا ہے سوٹ نہیں کرتی تو اس کے مخالف بیان دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے جس پہ آپ نے کم غور کیا ہوگا کہ ہر بیان کے دوران صدر ٹرمپ سمیت, اچھا امریکہ میں کوئی اور صدر کرتا تو اب تک کوئی امپیچ ہو چکا ہوتا, لیکن ہر بیان میں صدر ٹرمپ سمیت سارے جتنے بڑے امریکن کمپنیز ہیں ان کو بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے ہر بیان پہ. مارکیٹ سے تیل خرید لیتے ہیں, جب یہ بیان دیتے ہیں کہ صلح ہو جائے گی تیل کی قیمت نیچے جاتی ہے, اور جب وہ ہوتا ہے کہ جنگ ہونے والی قیمت اوپر جاتی ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کا, ساری جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ امریکی تیل کمپنیوں کو ہوا ہے. تو اس کا جو کمرشل آسپیکٹ ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں. انور صاحب بہت انٹرسٹنگ بات کر دیا آپ نے. میں اسی کی کنٹینیوشن میں ایک سوال کر کے پھر منصور صاحب کے پاس جاؤں گے, حالانکہ مجھے وائنڈ اپ کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا انتظار کریں. مجھے یہ بتائیں انور صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فلکچویٹ یہ دیکھیں, اب وہ آپ لوگ شاید اس کو ایسے ہی سمجھیں, لیکن ہم تو آج بھی اس بات کو یہ کہتے ہیں نا, تیسری دنیا کے لوگ, ترقی پذیر ممالک جو ابھی ظاہر اپنی کرال کر رہے ہیں چیزوں کے اندر, وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکتے. پاکستان جیسے ملک کے اندر 400 سے اوپر جا کر پرائس کھڑا ہے پیٹرول کا. آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں خبر سرکولیشن میں ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, پرائس شاید 15 روپیہ کم ہوگا. ڈیزل پہ بھی اس طرح کی بات آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کنزمپشن جو ہے, آئل کنزمپشن جو ہے, ظاہر ضرورت ہے تمام ملکوں کی, لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا ظاہر ابھی ان کے پاس اتنی طاقت موجود نہیں ہے, وہ اس سارے کھیل میں ایک مہرے کے طور پر استعمال بھی ہوئے ہیں, اور ان کو سلینکلی ورڈ ہے لیکن ان کو اچھا خاصا رگڑا لگ گیا ہے, ان کی معیشتیں تباہ ہو گئی ہیں. پاکستان کی معیشت اس وقت فرجائل ہے بہت زیادہ, اور ہم اس کو اگلے بجٹ کو, وہ خیر بالکل ٹاپک الگ ہو جائے گا, بٹ ناؤ the thing has morely shrink down نا, تو اس کو کیسے آپ تھوڑا ایلیبوریٹ کریں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہے, لیکن اگر آپ ایک امریکی انتظامیہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کو بھی پریشانی اس لیے ہوگی کہ بہرحال وہ سپر پاور ہیں, اور ورلڈ اکانومی جو ہے کا سارا نظام انہوں نے بنایا ہے, اس کو انہوں نے چلانا ہے. لیکن ایک بات بھی آپ دوبارہ میں یہ کہوں گا ذہن میں رکھیں کہ جس فریق کا اپنا نقصان نہ ہو رہا خود, تو وہ پر اس کا رویہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا. امریکہ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, ہمیں نہیں لگ رہا ہے, لیکن اس جنگ سے امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے, پیسے بنا رہی ہیں ان کی کمپنیاں, تو وہ اتنی پریشان نہیں جتنے ہم پریشان. وہ بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں نارملائز ہو جائیں اور تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں, کہ ان کے ملک میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں. ان کے ملک میں قیمتیں اس طرح نہیں بڑھی ہیں جس طرح ہمارے یہاں بڑی ہیں. دوسری بات ہے کہ ان کے ہاتھ انہوں نے جب کووڈ-19 کے درمیان اس طرح کا کرائسس آیا تھا یا 9/11 کے بعد, انہوں نے ہر فرد کو, ایک ایک شہری کو انہوں نے
हजारों डॉलर दिए थे। मैं यहाँ पाकिस्तानी को जानता हूँ। लेकिन अच्छा अनवर साहब, इसमें मैं जरा तेजी से आगे एक और चीज आपसे पूछ के मंसूर साहब के पास जाऊंगी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो अभी आप ऑयल के हवाले से बात कर रहे हैं, हम अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी बातें लोग बात कर भी रहे हैं, इजहार भी कर रहे हैं। जो सेंक्शन का मामला है ईरान के ऊपर, वो ज़ाहिर है इन नुकात का हिस्सा होगा, डिबेट होगा और उस पर बात होगी। क्या अगर वो ख़त्म होती हैं तो पाकिस्तान, आप समझते हैं कि तेल की खरीदो फरोख्त में अपने आप को फ्लैक्सिबल करेगा और ईरान की जानिब उसका रुझान बनेगा? देखें, अगर तो अमेरिका पाबंदियां खत्म कर देता है, सैंक्शन उठा लेता है, तो पाकिस्तान बिल्कुल करेगा, करना भी चाहिए। अच्छा। एक तो ये कि हमारा हमसाया मुल्क है, और दूसरी बात ये है कि हमारा फायदा है सारी तिजारत में, क्योंकि हमें निस्बतन सस्ता ऑयल मिल जाएगा पाइपलाइन के जरिए, और ज्यादा सिक्योर होगा, ट्रांसपोर्ट का भी आपका खर्चा कम होगा उससे। लेकिन ये है कि अमेरिका सैंक्शन जब ही उठाएगा ना, जब वो समझेगा कि उसको उठाने में फायदा है, उस पे इस तरह का दबाव नहीं है कि मजबूर हो के सैंक्शन उठा ले। अच्छी बात है। लेकिन मंसूर जाफर साहब, आप इस नुक्ते को कैसे देखते हैं? मैं लास्टली इसी बात पर आना चाह रही थी कि अब जो मामला है ना, देखिए मईशत बहुत बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है और इसके बगैर मुल्क नहीं तरक्की करते। पाकिस्तान की मईशत की तबाही बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन ऑयल जो है उसने इस वक्त लोगों की बिल्कुल खटिया खड़ी की हुई है। कोई भी पुरसाने हाल नहीं है इस मामले का। आप क्या समझते हैं कि ईरान के ऊपर से सेंक्शन हटाने वाली बात जो अनवर साहब कर रहे हैं, क्या ये उन नुकात का हिस्सा नहीं होगी? और अगर ये हट जाती हैं तो क्या पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठाने, बेनिफिशरी होने की पर आमादा हो जाएगा, या उसके लिए इतना आसान होगा ये रास्ता कि वो बेनिफिट उठा सके ईरान से? जी यकीनन ये पाबंदियां उठाने का जो मामला है, उससे जो 9 नुकात जिसका डिस्कशन जारी है उसमें शामिल है। जी सर। उसमें ग्रेजुअल पाबंदियां हटाने की बात की गई है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को तो इस पूरे जो प्रोसेस में अव्वल नंबर पर बेनिफिशियरी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन में है ईरान के साथ कि जो पाइपलाइन ईरान ने गैस की अपनी सरहद पर लाकर छोड़ी हुई है, पाकिस्तान उन पाबंदियों की वजह से अपने साथ उसे कनेक्ट नहीं कर रहा है। और आपके इल्म में है कि इस वक्त जो हमारा तवानाई का बहरान है, उसमें सबसे बड़ा ये जो गैस, कुदरती गैस वाला इशू है वो है, और उसके साथ साथ तेल, जैसे अनवर साहब ने इशारा किया, यकीनन वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज है। इस वक्त आप देखिए कि इस जंग में जिन लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए, अमेरिका तो अपनी जगह, अमेरिकी कंपनी अपनी जगह, उसके साथ साथ भारत जिसने खुद एक वेवियर क्लेम किया अमेरिका से कि जी हम तेल खरीदना चाहते हैं रूस से इस पाबंदियों के नतीजे में, और रूस को खुद अमेरिका ने वेवियर दिया कि आप अपने जो पाइपलाइन में तेल है, जहाज आपके जो समुद्रों के हैं, वो तेल आप फरोख्त कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जिस तरीके से जिन मुल्कों ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया था, उनके कर्जे माफ हुए, उनके बहुत सारी सहूलियात उनको दी गई, तो पाकिस्तान को कम से कम इस पूरी डिप्लोमेसी का एक इनाम और इकराम के तौर पे, ये रिकग्निशन के तौर पे, पाकिस्तान को तो सबसे पहले इजाजत दी जानी चाहिए कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो बाहमी तिजारत से लेके दीगर मामला जो है उसको ठीक कर सके, क्योंकि ये न सिर्फ ईरान की इकोनॉमी के लिए बल्कि पाकिस्तान की अपनी जो दाखिली माशी सूरत हाल है उसके लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन की सूरत बन जाएगी। और इस वक्त हकीकी मानों में पाकिस्तान को इस नौयत के अरेंजमेंट की जरूरत है, और पाकिस्तान को यकीनन जो इस वक्त हमारे कारपरदाज हैं या जो माहिरीन हैं उनके ज़हन में नुक्ता होगा, और वो किसी न किसी दर्जे में या किसी न किसी लेवल पे ये नेगोशिएशन भी जारी होंगी कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे जो है कम से कम इसके बेनिफिट जो है वो रीप करने की इजाजत दी जाए, ताकि एक न सिर्फ इसका प्रेसिडेंट सेट हो, और पाकिस्तान के अवाम जो यकीनन इस पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस में खासतौर पे इस्लामाबाद के शहरी जो एक हॉस्टेज बने रहते हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान, उनको भी एक साई ऑफ रिलीफ मिले और उनको लगे कि उनके मुल्क ने एक बहुत बड़ी अगर कुर्बानी दी है तो उसका एक बेनिफिट जो है उसको एक रिलीफ मिला। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। मंसूर जाफर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब, आपका बेहद शुक्रिया। तज्ज़िये तबसरे आपके सामने हैं। अमरीका और ईरान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात का जो सालिस है वो पाकिस्तान, इस खित्ते जनूबी एशिया का जो पाकिस्तान में मकाम बढ़ा है, अब उस मकाम ने मेरा ख्याल है खित्ते से ज़्यादा दुनिया में अपनी अहमियत बना ली है। और इस अहमियत के होते हुए यकीनी तौर पर हमें उम्मीद है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ये मामलात न सिर्फ ये कि ईरान के लिए बेहतर साबित होंगे, बल्कि अमरीका को भी तशफ़ी होगी इस सारे मामले की। और फिर जो बात आखिर में मंसूर जाफर साहब ने कही कि बहरहाल अवाम पाकिस्तान के लिए भी इस तमाम तर मुज़ाकरात में से कोई बेहतर और मुस्बत समरात जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। प्रोग्राम के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।